अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं बाइडन गनी मुलाकात जो वाशिंगटन में हुई है, इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान बार बार मुख्तलिफ जो एवेन्यूज़ हैं उसके हवाले से बता चुका है दुनिया को क्लियरली कि अफगानिस्तान के जो इस पूरे प्रोसेस में वो क्या किरदार अदा करना चाहता है, क्या किरदार अदा कर सकता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी। इसके बाद जरदारी साहब ने जो लाहौर में डेरे डाले हुए हैं, बात करेंगे हम सुहेल वड़ाइच साहब से, पूछेंगे उनसे कि पंजाब में इस वक्त क्या सियासी तौर पर कोई खिचड़ी पक रही है। इसके बाद आखिर में बात होगी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। शहबाज शरीफ साहब ने एक नई तजवीज़ दी है कि कैसे इलेक्शन कराए जा सकते हैं जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को नुमाइंदगी का हक भी दिया जाए। आगाज़ करते हैं। अफगान सदर अशीर अब्दुल्ला ने अमेरिका में सदर जो बाइडन से मुलाकात की है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस मतलब बहुत क्लियर कट इंटरव्यूज़ के ज़रिए, ऑपेड्स के ज़रिए, प्रिंट मीडिया में, टेलीविज़न मीडिया में बता चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी ना अड्डे देगा अपने किसी किस्म के ऑपरेशन के लिए, और अफगानिस्तान के जो तमाम हालात हैं उसमें पाकिस्तान बिल्कुल भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देगा। पहले इस पे बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाह साहब वक्त निकालने के लिए। अंडरस्टैंड आप बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी ही अहम पेशरफ्त है ये जो मुलाकात हुई है। इस हफ्ते दो इंटरव्यूज़ दिए हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने और एक ऑपेड जो ऑब्वियसली आपको मालूम है। क्या इसका रिस्पांस आया है? क्या डिप्लोमेटिक या नॉन डिप्लोमेटिक चैनल से जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हम अपने अड्डे भी नहीं देंगे, और इसके अलावा जो अपना हमारे सामने खाका है वो हमने क्लियरली बता दिया कि हम सरहद भी बंद कर देंगे, रेफ्यूजीज का मामला है, पाकिस्तान सबसे बड़ा इफेक्टिव हो सकता है नेबरिंग कंट्रीज में, तो क्या है रिस्पॉन्स अभी तक इसमें? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी में क्लैरिटी है। हमें कोई अभाम का शिकार नहीं है। हमने सोचो विचार के बाद अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है। हमने माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए मुस्तकबिल के कुछ फैसले किए हैं। हम चाह रहे क्या है? हम चाह रहे हैं अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो। हम समझते हैं कि उसका फायदा अफगानिस्तान को भी होगा, यकीनन पाकिस्तान को होगा, पूरे खित्ते को होगा, क्योंकि उससे जो रीजनल कनेक्टिविटी की हमारी ख्वाहिश है, जिससे हमारी इकोनॉमिक अपलिफ्ट, जॉब क्रिएशन, ट्रेड बढ़ती है, हमारे जो रीजनल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो कासा 1000 है, टापी गैस पाइपलाइन है, ट्रांस नेशनल रेलवे है, वो जो है उनको अमली जामा हम पहना सकते हैं। हमने वाजे कहा है कि हम पार्टनर्स इन पीस तो हो सकते हैं, पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। हमने 70,000 जाने दी हैं। हमने 100 अरब डॉलर की कीमत की है, माली कीमत की है। तो हमसे जो, और फिर हम कह रहे हैं कि हमारा कोई वहां नहीं है, हम वहाँ के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। हम उनके खैर खवाह हैं। हमें खुद मुख्तार, एक आज़ाद, एक जमहूरी अफगानिस्तान देखना चाहते हैं, ठीक है, और अमन अफगानिस्तान देखना चाहते हैं। ये हमारा वाज़े काम है जो हम दे चुके हैं। अब आपने कहा कि बैठक हुई है, सदर अशरफ गनी तशरीफ ले गए हैं, अब्दुल्ला वाशिंगटन ले गए हैं, बिल्कुल गए हैं। मेरी डॉक्टर अब्दुल्ला से तुर्की में मुलाकात भी हुई थी, अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के लिए जब मैं गया था, बड़ी अच्छी नशिस्त हुई थी। एक चीज जो मैंने, तफसीलात सामने आ जाएंगी, लेकिन सदर बाइडन ने एक चीज जो कही है, जुमला वो काबिल गौर है, और वो कहते हैं कि अब अफगानिस्तान में स्टेटस को बरकरार नहीं रखा जा सकता। ये बड़ी काबिल गौर बात है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि जो इनखला है वो तो अब होना है, इसका फैसला तो हो चुका। तो वो अपना वाज़े मौक़िफ़ दे चुके हैं, ये कह चुके हैं कि मजीद रहने का उनका कोई इरादा नहीं, पार्टनरशिप कायम रखेंगे। उनकी मदद जो है, फाइनेंशियल असिस्टेंस वो उनको। लेकिन शाह साहब, जैसे हमने कहा कि हम असिस्ट नहीं करेंगे, किसी भी मिलिट्री सोल्यूशन का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, ना हम अपने यहाँ पे आपको एयर बेसिस देंगे, ना यहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, इसको परसीव कैसे किया गया? क्या कोई कन्वे किया गया है कि भाई या प्रेशर बढ़ाया जाएगा, या कोई किसी और तरीके से कन्वे किया गया है कि भाई ये नाराजगी है हमारी इस पे, हमें चाहिए था कि आप हमारे साथ करते? रिएक्शन क्या है? नहीं, रिएक्शन क्या? कोई नाराजगी नहीं है, एक हिकमत अमली है। हम समझते हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं अमन हो। उसके लिए हमने क्या किया, हमने पूरे अमन के अमल को फैसिलिटेट किया, चाहे दोहा था, चाहे इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस थे, चाहे रूल्स एंड प्रोसीजर्स की जो तयन था, हमने उस सारे प्रोसेस को, चाहे मॉस्को फॉर्मेट था, चाहे हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस था,
ہم نے سب میں ہم نے ایک مناسب رول پلے کیا. ہم نے جو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹروئکا پلس اس میں ہم حصے دار بنے, ہم نے ایک بڑا واضح موقف اپنایا. تو ہماری ایک سوچی سمجھی پالیسی ہے, ناراضگی نہیں ہے, اور ہم نے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس حکمت عملی کا اعلان کیا ہے. صحیح. اچھا, پاکستان اتنا اہم ملک ہے اس پورے خطے میں, تو جب اگر انگیج کرنا بھی ہے, آپ کا کیا خیال ہے امریکی صدر بائیڈن جو ہے وہ خود انہوں نے پرسنلی کیوں نہیں اپروچ کیا یا ٹیلی فون نہیں کیا, یا اس پورے ایشو میں پاکستان کو؟ عرضی ہے کہ ان کی پالیسی واضح ہے, ہماری پالیسی واضح ہے, اور ہماری پالیسی پہ, افغانستان کی پالیسی پہ ہماری کنورجنس ہے. یہ وہ کریں کہ اگر ہمارے اور ان کے اندر کوئی سوچ کا اختلاف ہو, ہم اور وہ جو ہیں اس وقت تو ایک پیج پہ ہیں. جو ہم کہہ رہے ہیں ایک کنورجنس ہو چکا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملٹری سولوشن نہیں ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں ملٹری سولوشن نہیں ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں ریڈکشن اینڈ وائلنس, ہم بھی کہہ رہے ہیں ریڈکشن اینڈ وائلنس. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی زبردستی قبضہ کے ہم حق میں نہیں ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ زبردستی قبضے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ریفارمز ہیں ان پہ ہمیں بلڈ کرنا چاہیے, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوحہ پروسیس جو ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو کوئی اندر کوئی گیپ نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو قائل کریں. آپریشنل لیول پہ, آفیشیل لیول پہ ان کی جو فوکل پرسن ہے وہ ہم سے رابطے میں ہے. صحیح. اچھا, ایک اور بات ہے, کیا یہ آپ کی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی FATF کے حوالے سے, ماضی میں جو بھی حکومت میں رہتا ہے جب وہ لسٹ میں نام اوپر نیچے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل ٹول کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. احسن اقبال صاحب کو بھی جب PMLN کے زمانے میں یہ ہوا تھا تو بیان آن ریکارڈ ہے. پاکستانی رجیم بھی یہ سمجھتا ہے کہ FATF ایک پولیٹیکل ٹول کی طرف سے ایک طرح استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ آبویسلی 27 میں سے تقریباً 26 پہ مکمل اور 27 پہ جزوی طور پر اگر عمل درآمد ہوا ہے پھر بھی لسٹ سے نام اوپر نہیں ہٹ رہا. پولیٹیکل ایکٹیویٹڈ یہ پورا ڈیسیجن ہے. دیکھیے میں کروں ماریا, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب حکومت میں آئے تو پاکستان گرے لسٹ میں جا چکا تھا. پاکستان گرے لسٹ میں جا چکا تھا جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. ہم آئے اور ہم نے آ کے دیکھا کہ FATF کے تقاضے کیا ہیں. ان کے دو تقاضے تھے, ایک منی لانڈرنگ کو چیک کیا جائے اور دوسرا ٹیرر فائنینسنگ کو چیک کیا جائے. ان دونوں چیزوں پر ہم FATF سے متفق ہیں, اور ہم نے اپنی سوچ کے مطابق پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہماری PTI کی نیشنل پالیسی بھی یہی ہے کہ ہم منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان کے سرمایہ کو باہر منتقل کیا گیا ہے ناجائز طور طریقوں سے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹیرر فائنینسنگ کو چیک کیا جائے, کیونکہ ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے. ہزاروں پاکستانی شہید ہوئے ہیں, متاثر ہوئے ہیں, ہماری سپاہ, ہمارے فوجی, ہمارے پولیس والے متاثر ہوئے ہیں. تو ہمارا آبجیکٹو ایک ہے. اب وہ آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے 14 قوانین میں یا تو ترمیم کی ہے یا نئی لیجسلیشن کی ہے. آج تک کسی حکومت نے نہیں کی. 27 آئٹمز آف ایکشن ہمیں دیے تھے, پلان تھا, اس میں سے خود اپنے منہ سے وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ 26 پر ہم فلی کمپلائنٹ ہیں. پھر کیوں نہیں نام ہٹا رہے اس گرے لسٹ سے؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیں نا, میں اسی بات کا مکمل کر رہا ہوں. میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں, جب ہماری گورنمنٹ حکومت میں آتی ہے تو صرف 10 ریکمنڈیشنز پہ ہم کمپلائنٹ ہوتے ہیں. آج دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ناؤ سوال میں نے اٹھایا ہے کہ آج فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو فورم ہے یہ ٹیکنیکل فورم ہے یا پولیٹیکل فورم ہے. اگر تو یہ ٹیکنیکل فورم ہے تو پھر ٹیکنیکلی کسی گورنمنٹ نے اتنے اقدامات ٹھوس نہیں اٹھائے جو ہماری حکومت نے اٹھائے ہیں, اور نیک نیتی سے ہم پلہ ہو کے, ہم سوچ ہو کے. اس کے باوجود پاکستان پر ایک تلوار لٹکائے رکھنا اب ہمارے علم میں ہے کہ اس میں ہندوستان اس فورم کو پولیٹیسائز کرتا رہا ہے. ہوئی ہیں گزرا کے ساتھ اور مختلف فورمز پر, اور میں اس کی نشاندہی کرتا رہا ہوں. میں نے آج پارلیمنٹ میں نہیں کہا, میں اپنے بائیلیٹرل میٹنگز میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اس فورم کو
पॉलिटिकल मकासद के लिए इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसके रूल्स और प्रोसीजर्स के बरक्स चीजें की जा रही हैं, जिस पर हमें एतराज है। मैं रिकॉर्ड पे कहता रहा हूँ, और आज मैं समझता हूँ कि अगर टेक्निकल फोरम होता तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के मकासद कुछ और हो। अभी एंटिसिपेशन क्या है, क्योंकि कल जो हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने कहा मैं खुल के बात करूंगा। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को दबाव में डालने का एक जरिया है ये, पाकिस्तान को दबाव में रखने का एक तरीका है। अच्छा, तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में भी अभी कोई इम्कानात नहीं है, अगले कुछ अरसे तक दबाव में रखा जाएगा? देखिए मारिया बीबी, हमने वो करना है जो हम पाकिस्तान के मफाद में करते हैं। वो हमें ग्रे लिस्ट से निकाले ना निकाले, हम बढ़ते चले जाएंगे। हम मनी लॉन्ड्रिंग को हम चेक करेंगे, हम टेरर फाइनेंसिंग को हम कर्ब करेंगे। ये हम करेंगे अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए करेंगे। सही। आखिरी सवाल सर, ये कश्मीर के हवाले से, बिकॉज ये भी जो बैठक हुई थी गुज़िश्ता हफ्ते, जिसमें तमाम कश्मीरी लीडरान को दिल्ली बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, वहाँ पे काफ़ी रियलिटी चेक दिया है वहाँ पे उन्होंने मोदी सरकार को कि जी आसान नहीं है यहाँ पे उनकी अपनी सियासतें बचाना, उनके अपने वहाँ पर जो है स्टेक्स हैं वो बचाना मुश्किल हो जाएगा। सो अब अगली कोशिश आपके नज़दीक पाकिस्तान क्या एंटिसिपेट कर रहा है, क्योंकि ये तो फेल हो गई है ये एफर्ट तो। देखिए मारिया, मैं थोड़ी सी बात कर दूं, वो ये है कि तमाम कश्मीरियों को नहीं बुलाया गया। हुर्रियत की आदत को नहीं बुलाया गया। लीडरशिप है, उसको न दावत दी गई न मुद्दू किया गया। 14 के करीब लोगों को बुलाया गया, उसमें अहम लोग थे, साबिक वज़राए आला थे, इम्पोर्टेंट लोग थे। अब उसके लिए पूरा जोर लगा होगा, बैक चैनल राब्ते हुए होंगे, हुआ होगा, आपके इल्म में है। लेकिन 22 तारीख को जाने से पहले उन्होंने एक बैठक की थी, 24 तारीख की दिल्ली की नशिस्त से पहले। उस पर उन्होंने जो अपना डिक्लेरेशन है, उसके जो इरादे हैं, उनका दोबारा अज़्म किया था। अब ये उनका पब्लिक स्टेटमेंट है, उन 14 हजरात का, उन 14 कायदीन का कश्मीरी अवाम से एक पब्लिक कमिटमेंट है कि हम जो रिवर्सल चाहेंगे उन इक़दामात का जो उनकी नजर में गैर कानूनी है, गैर आईनी है, जिससे कि उनकी तशख़्ख़ुस को पामाल किया गया और उनके स्टेटहुड को एक यूनियन टेरिटरी में तकसीम किया गया। ये उनकी पब्लिक पोजीशन है और उस पोजीशन को उन्होंने वहां दोहरा दिया। सही। अब ये सरकार चाह रही थी कि उनको कहें कि हम जमहूरियत बहाल करेंगे, हम डिलीशन कर देते हैं, हल्का बंदी कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये कायदीन उस स्टेटहुड के फैसले के बरक्स वो आगे बढ़ते हैं तो पब्लिक में उनकी साख, कश्मीरियों में उनकी साख मुतासिर होगी, पॉलिटिकली उनके लिए अनपैलेटेबल होगा। और जो मोदी सरकार हासिल करना चाहती थी वो हासिल न कर पाई। तो मैं इसको कहता हूँ ला हासिल नशिस्त थी, गुफ्तन नशिस्तन बरखास्तन हो गया। सही, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब, वजीर खारजा हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हम बात करेंगे अब्दुल बासित साहब से, साबिक भारतीय हाई कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर के मसले के ऊपर ही इसलिए गुफ्तगू होगी क्योंकि ये एक ऐसा अहम मामला है। पाकिस्तान की जो अवाम है, उनकी जो हुकूमत है, उनके जो दिल है वो कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। अब्दुल बासित साहब, अब कश्मीरी जो क़यादत जितनी वहाँ बुलाई गई थी, हुर्रियत क़यादत को नहीं बुलाएगा। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जब तक कि ये जो तमाम जाहरियत का ये अमल था मोदी सरकार की तरफ से, इसको रिवर्स नहीं किया जाता, मुश्किल हो जाएगा उनके लिए वहाँ पे सियासत करना। क्या पर्सपेक्ट देख रहे हैं आप, क्योंकि मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा ये कुछ करना? इस दौरान हम कोशिश करते हैं कि अब्दुल बासित साहब से हमारा दोबारा राब्ता हो जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर इसके आगे हम ज़रा मज़ीद इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक भारतीय हाई कमिश्नर, बराह रास्त हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया बासित साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त जैसे कि आपने देखा गुज़िश्ता हफ्ते जो बैठक हुई है जिसमें चंद कश्मीरी रहनुमाओं को बुलाया गया है, हुर्रियत क़यादत को नहीं बुलाया गया, लेकिन बहरहाल उन्होंने क्लियरली बता दिया जी कि इस वक्त सियासत करना उनके लिए वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा अगर मोदी सरकार रिवर्स नहीं करती अपने जो तमाम उन्होंने वहाँ पर इक़दाम लिए हैं। लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त जो सियासी तौर पर बज़ाहिर नज़र आ रहा है ये मुश्किल होगा
मोदी सरकार के लिए इस वक्त इसको मुकम्मल तौर पे रिवर्स करने का? आपको लगता है कि ये मामला जो है यहाँ पे कहीं फंस गया है या इसमें पेशरफ्त की गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मारिया, और आपके देखने वालों को मेरा सलाम। देखिए, ये जो 24 जून को न्यू दिल्ली में जो 3.5 घंटों का ड्रामा रचाया गया था, हम न जाने क्यों इसको इतनी अहमियत दे रहे हैं। ये बिल्कुल एक प्लान के तहत हो रहा है, और जहाँ तक मोदी सरकार है, कोई उन पे प्रेशर नहीं है कि वो 370 रेस्टोर करें या 35A रेस्टोर करें। वो अपने सिस्टमैटिकली अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो 14 पार्टियां आई हैं जिन्होंने अटेंड किया है, 14 हज़रात जो थे उसमें, जिसमें आज़ाद थे, मुफ्तीज़ थे, अब्दुल्लास थे, इनका ट्रैक रिकॉर्ड इज़ वेरी क्लियर। ये तो देखें, शुरू दिन से कोलैबोरेट करते रहे हैं, और ये सही मानों में कश्मीरियों की उमंगों के तर्जुमान भी नहीं हैं। अगर कोई मामला तय करना था तो सबसे पहले तो हुर्रियत की लीडरशिप को आज़ाद करना चाहिए, उनके साथ इंगेजमेंट करना चाहिए जो सही तर्जुमान हैं कश्मीरियों की सियासी उमंगों के। वहाँ पे जो काले कवानीन है वो वहाँ से हटाएं, उसके बाद जो डीमिलिटराइजेशन करें, और फिर जो डोमिसाइल्स तकरीबन 35 लाख के करीब इशू किए हैं वो उनको रिवोक करें। क्या ये करना आसान होगा अब्दुल बासित साहब? और क्योंकि दूसरी नहीं, और आपने कहा उनके अहदाफ हैं सिस्टमैटिक, तो क्या सिस्टमैटिक अहदाफ है जिसके लिए भी मीटिंग पर बुलाई थी? देखिए ये यही है, आरएसएस का बुनियादी तौर पे एजेंडा यही था कि जम्मू और कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाया जाए, और उससे बड़े अरसे से काम कर रहे थे। ये कोई आज की डेवलपमेंट थोड़ी है, और ये उनके मंशूर में भी था, इंतखाबी मंशूर में भी मौजूद था। तो जो इस वक्त जो इन्होंने बुलाया है, बुनियादी तौर पे जो ड्रामा रचाया है, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि जी देखिए, अब हमने पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू कर दिया है, डिलिमिटेशन का मामला अगले मार्च तक साल में पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम इंतखाबात कराएंगे। तो जो दुनिया कह रही है कि पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए, वो हम कर देंगे। और फिर आप ये भी देखिए कि जो गुप्तकर अलायंस के लोग हैं, जिनकी बड़ी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, जो कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आ गए, हमने उनके साथ ही बातचीत की। तो ये एक ड्रामा है दुनिया को दिखाने के लिए। ये टाइम बाइंग टैक्टिक है, टाइम बाइंग टैक्टिक। एब्सोल्युटली टाइम बाइंग टैक्टिक्स भी है, ताकि अपनी पोजीशन को, जो नया स्टेटस को उन्होंने बनाया है, उसको कंसोलिडेट करें। और ये देखिए, अब इलेक्शंस जो होंगे वो अगले साल के आखिर तक हो जाएंगे। अब ये हम यहाँ पे ये खुश हो रहे हैं कि स्टेट हुड मिल जाएगा जम्मू और कश्मीर को। अगर स्टेट हुड मिल भी जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, क्योंकि सारा जो स्टेट का कंट्रोल है, पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो तो न्यू दिल्ली से ही कंट्रोल होंगी। और फिर स्टेट हुड से कोई स्पेशल स्टेटस तो बहाल नहीं हो जाएगा। अब किसी भी भारत की हुकूमत के लिए, चाहे वो बीजेपी की हो या आने वाली हुकूमतों के लिए, सियासी तौर पे नामुमकिन हो गया है कि वो 370 को रेस्टोर करें या जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रेस्टोर करें। तो ये बिल्कुल आप भूल जाइए कि कोई मोदी पे बहुत कोई प्रेशर है उनकी हुकूमत पे, और वो इस वजह से कर रहे हैं। हमारे यहाँ चूँकि लोग फ़ौरन कुछ ऐसे नताइज अखज़ कर लेते हैं ऑप्टिक्स देख कर के कुछ बहुत बड़ी तारीखी डेवलपमेंट हो रही है। भारत का मीडिया या भारत की जो सियासी जो गवर्नमेंट है, वो तो इसको एक तारीखी डेवलपमेंट कह रही है, क्योंकि वो उनके नैरेटिव के साथ मुताबिकत रखता है, और वो दिखाना चाहते हैं कि जो मुफ्तीज़ अब्दुल्ला वगैरह आए थे, यही लोग असल में रिप्रेजेंट करते हैं कश्मीरियों को। आज बल्कि मैं एक वेबिनार पे था भारत में, तो भारत के कुछ पुराने लोग वो कह रहे थे कि जो सेपरेटिस्ट हैं वो इररेलेवेंट हो गए हैं, जो कश्मीर की स्ट्रगल है वो इररेलेवेंट हो गई है। तो ये नैरेटिव तो बिल्ड करेंगे और वो करना चाह रहे हैं। हाँ, ये तो इनको सूट, ये तो उनका खैर नेशनल नैरेटिव हमेशा से है, वो ऑब्वियसली इसी को प्रोपेगेट करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान जो है, इस ये जो टाइम बाइंग टैक्टिक की आपने बात की है कि भाई ये अपने पॉलिटिकल प्रोसेस को दिखाने के लिए कि हम कितने जमहूरी हैं, हमारे साथ इंगेज कर रहे हैं, एक बड़ी तरीके से, एक बड़े बारीक काम कर रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, मुझे तो इसमें कोई शक ही नहीं है। और किसी हद तक हमने भी इसको फैसिलिटेट किया, टू बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज हमने अपनी इनकंसिस्टेंसीज की वजह से बहुत
اسپیس دی ہے بھارت کو. کبھی ہم نے کہا کہ جی جب تک آپ ریسٹور نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آپ سے بات چیت نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ نے کہا چلیں جی آپ ریسٹوریشن کی رہنے دیجیے, ہمیں آپ ایک روڈ میپ دے دیجیے, روڈ میپ بھی دے دیں گے تو ہم آپ سے انگیجمنٹ کر لیں گے. پھر مجھے تھوڑا بہت ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں آفٹر ہیونگ ورکڈ ان انڈیا فار اوور 3 ایئرس, میرا اپنا خیال یہ تھا کہ سیز فائر جو ایگریمنٹ بھی ہم نے کیا ہے اس کی ٹائمنگ شاید مناسب نہیں تھی. گو کہ یہ سیز فائر تو 2003 سے چل رہا تھا اور 2015 میں اس وقت کی حکومت نے فارملی پروپوز بھی کیا تھا بھارت کو کہ ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو ایک فارمل ایگریمنٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس وقت بھارت نے نہیں کیا. آج اس وقت 5 اگست 2019 کے اقدامات, غیر آئینی بھارت کے اقدامات کے بعد میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی اس چیز کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبد الباسط صاحب ہمارے ساتھ ہونے کے لیے. پنجاب جو ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا پولیٹیکل چیلنج ہے. وہاں پہ اپنے اتحادی بھی جو ہیں شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کچھ پچھلے ایک ہفتے سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صدر زرداری صاحب ہیں وہ پنجاب میں بیٹھے ہیں, ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. اوورآل پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں پہ کیا پک رہا ہے. اسی سارے معاملے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سہیل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. زرداری صاحب کافی عرصے سے پنجاب کی طرف آئے ہوئے ہیں اور لاہور میں وہ ٹھہر بھی رہے ہیں, ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, بات چیت بھی کر رہے ہیں. یہ کیا کوئی پنجاب میں دوبارہ پیپلز پارٹی کی صف بندی کا ارادہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم کچھ الیکٹیبل ضرور اکٹھے کر لیں تاکہ ساؤتھ پنجاب سے اور سینٹرل پنجاب سے چند سیٹیں ضرور وہ اگلے الیکشن میں اکٹھی کر سکیں. تو جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے تو پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے معروضی حالات ہیں وہ ریئلسٹ ہیں زرداری صاحب, سو الیکٹیبلز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کیا آفر کر سکتی ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کی طرف کیوں جانا چاہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو یہ وہ ہیں جن کا پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے, ظاہر ہے وہ جڑے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. کچھ ساؤتھ پنجاب کے اندر شاید پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی ابھی موجود ہے جو کہ سینٹرل پنجاب سے تو ختم ہو چکا لیکن ساؤتھ پنجاب کے اندر موجود ہے. اور وہاں پہ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک راستہ بنتا ہے جس میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ فٹ ہو سکتا ہے. اور بعض الیکٹیبلز اتنے ٹاورنگ ہوتے ہیں کہ ان کو خاص کر ساؤتھ کے کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس پارٹی سے ہیں, اور وہ اگر پیپلز پارٹی سے ہوں گے تو تب بھی انہیں ووٹ ملیں گے. جو ٹاورنگ الیکٹیبلز کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں پاکستان کی, اگر ہم پولیٹیکل ٹرینڈز کا جائزہ لیں, یہ تو ہوا کے رخ کا بھی تعین ہوتا ہے ان ٹاورنگ الیکٹیبلز کی پریفرنسز دیکھ کے. کیا پنجاب میں کچھ ہوا کا رخ بھی تبدیل ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ماریا یہ طے ہے کہ بھائی اگلا جو الیکشن ہے اس وقت تک شطرنج کی نئی بازی لگے گی, بساط نہیں بچھے گی. فرض کریں اگر بساط نہیں بچتی تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یہی گورنمنٹ کنٹینیو کرے. لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ کنزیکٹو 2 الیکشن نہیں جیت سکی آج تک, کوئی پارٹی نہیں جیت سکی. اور شہباز صاحب نے تو جیتے تھے بیک ٹو بیک, 8 کا بھی اور پھر وہ 13 کا بھی. شہباز صاحب تو پنجاب میں تو کر لیا تھا پی ایم ایل این نے, اس بار بھی شاید کر لیتے, وہ بال ہی بچ گئے. ہاں جی, میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اوکے, تو فیڈرل گورنمنٹ میں ویسے تو سندھ میں بھی دیکھیں پیپلز پارٹی کئی دفعہ جیتی ہے بیک ٹو بیک, لیکن میں بات کر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کبھی نہیں کنٹینیوسلی دوسری بنی. تو فرض کریں اگر اس نے یہ بننا ہے, فرض کریں یہی بننی ہے, تو پھر اس گورنمنٹ کے جو اثرات ہیں وہ بھی ایسے پازیٹیو ہونے چاہیے کہ جس میں نظر آئے کہ دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں یہ لیڈ لے رہی ہے. ابھی تک دیکھیں جتنے 5 بائی الیکشن ہوئے ہیں, 5 بائی الیکشن میں یہ تو نظر آیا ہے کہ یہ 2 پارٹی سسٹم کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کا ووٹ بڑا ہے پہلے سے, لیکن یہ اتنا نہیں بڑا کہ جس سے کہ وہ نون کو پنجاب میں بیٹ کر سکے. تو یہ ابھی تک تو یہ فیکٹس ہیں. تو اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں تو دیکھیں اس میں تو مریم جو ہیں وہ بہت لینگتھوں سے ماریں گی, اور اگر کنٹرولڈ الیکشن ہوئے تو شہباز شریف جو ہیں وہ پھر کینڈیڈیٹ ہوں گے اپنی پارٹی کے اور وہی لیڈ کریں گے. تو یہ دونوں سینیریو جو ہیں
ये अभी तक तो इनका फैसला होना है कि आप बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे जिसमें मरियम और नवाज शरीफ जो हैं वो लीड करेंगे पार्टी को, या कंट्रोल्ड इलेक्शन होंगे जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो लीड करेंगे पार्टी को। तो ये अगला जो सिनेरियो का ये परत है, ये सफ़ा है, ये अभी खुलने वाला है। ये खुलने वाला है। अभी पहले मैं नून लीग की जानिब भी आना चाहती हूँ। मेरा आखिरी जो सवाल है जरदारी साहब से मुतालिक वो है कि जो परवेज़ इलाही साहब से उनकी मुलाकात हुई है, ये वैसे ही एक कर्टसी कॉल थी या ये कोई पीछे कोई बातचीत जारी थी उसके बाद ये मुलाकात हुई है, या इस मुलाकात के बाद बातचीत होगी? इज इट सिम्बॉलिक? देखिए, सिम्बॉलिक तो है, ज़ाहिर है दो पार्टियों के लोगों का मिलना आपस में, जिनका इत्तेहाद ना हो तो डेफिनेटली ये सिम्बॉलिक तो होता है। और दूसरा, शायद लोगों को इल्म ना हो, परवेज़ इलाही साहब और जरदारी साहब के जब से कोलिशन रही है, जब जरदारी साहब सदर थे और परवेज़ इलाही साहब जो थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उस वक़्त से अगरचे ये अलग अलग तो हो गए हैं लेकिन इनकी कोर्डियल रिलेशनशिप और आपस में राब्ते जो हैं वो इनके बरकरार हैं और आपस में पैगामात, आप पता है याद करें बिलावल भुट्टो लाहौर आए थे तो वो भी इनसे मिलने गए थे। इसके अलावा जब पंजाब असम्बली के अंदर सेनेट की अंडरस्टैंडिंग हुई तो उस वक्त भी परवेज़ इलाही साहब ने लीड ली थी और लीड ले के सबसे बात की थी। तो इन दोनों के तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ये उसी कॉन्टीन्यूटी में थी। और दूसरा, पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाए। शायद परवेज़ इलाही साहब के बाद वाहिद जो पार्टी चाहती है कि परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बने वो पीपल्स पार्टी है। ना नून चाहती है, ना काफ चाहती है, ना पीटीआई चाहती है। तो ऐसे में ज़ाहिर है दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग का मौका तो है कि दोनों जब एक ही मकसद की तरफ जो है वो जाना चाहते हैं। लेकिन उनको मदद तो फिर भी पीएमएलएन की चाहिए होगी अगर कोई ना कोई तब्दीली पंजाब में लेके आनी है। इन दोनों की ख्वाहिश से तो नहीं कुछ हो पाएगा और पीएमएलएन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल। जी, ये तो आपकी बात दुरुस्त है, इसीलिए ये हो नहीं पा रहा क्योंकि पीएमएलएन जो है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है और पीटीआई भी इंटरेस्टेड नहीं है चेंज के अंदर। जब तक कि ये दोनों में से एक इंटरेस्टेड ना हो उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती। तरीन साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है सोहेल साहब, हम देख रहे थे कुछ सहाफ़ियों में जिनको के साथ उनकी मुलाकात है, आप भी शामिल थे। क्या सोच रहे हैं तरीन साहब ख़ास तौर पे, क्योंकि अभी वो जो कुछ रिलीफ तो बज़ाहिर मिला है लेकिन खान साहब के लिए आसान नहीं होगा कोई बहुत ही एक क्रिएटिव वे आउट निकालना इधर से अपने लिए भी जिसमें वो कंफर्टेबल रहें। क्या सोच रहे हैं तरीन साहब? देखिए, एक तो तरीन साहब ने इस तासुर की बड़ी नफ़ी की और हमें भी ये अंदाज़ा हुआ कि ये नहीं कि बजट में उन्होंने अगर बुज़दार साहब को सपोर्ट किया है या कौमी असम्बली में सपोर्ट किया है तो इट मीन्स कि उनका ग्रुप ख़त्म हो गया। हाँ, उस ग्रुप का फ़िलहाल कोई सियासी एजेंडा नज़र नहीं आया था। उस ग्रुप का एक ही एजेंडा था फ़िलहाल जो हमें नज़र आया कि वो तरीन साहब को बचाना चाहते हैं या अपने कुछ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, MPAs और MNA। लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर वो अच्छे वक्त के इंतज़ार में है, जिस वक्त कोई पॉलिटिकल गेम जो है आगे चले उस वक्त तरीन ग्रुप जो है ये अगली गेम अपनी खेलेगा। तरीन ग्रुप को भी अंदाज़ा है कि शायद उन्हें अगली दफ़ा PTI के टिकट ही ना मिले, इसलिए उन्होंने अपना तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, उन्होंने नई ऑप्शंस भी तलाश करनी है। उन्होंने क्या उनका एक्शन क्या होगा अगर उनको PTI टिकट नहीं देती तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये सारा कुछ उनके पॉलिटिकल एजेंडे पे है और जाहिर है उनको इसमें से रास्ता तलाश करना पड़ेगा। सही। अच्छा, ये जो अब नवाज लीग के हवाले से आपने पहले भी ये बात की, मेरे प्रोग्राम में भी दोहराई कि कंट्रोल इंतखाबात हुए तो शहबाज शरीफ और अगर बिल्कुल बिल्कुल जैसे ऑर्गेनिक तरीके से इंतखाबात हुए तो मरीम नवाज साहिबा। ये कब आपको लगता है कि क्लैरिटी आ जाएगी? ये जो आपने कहा था कि खुलने वाले हैं मामला, जल्द पता चल जाएगा, क्या ये बिल्कुल करीब खड़े है वो मुकाम जहाँ पे पता चल जाएगा पीएमएलएन को एग्जैक्टली लीड कौन करेगा? जी, मेरा ख्याल है कि ये अगले 2-3 महीने के अंदर ये मामलात खुल जाने चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर किसी ने बसात नहीं बिछानी है तो ज़ाहिर है उसके लिए यही वक्त है क्योंकि 2000 अगला साल जो है वो आखिरी साल होगा और उस साल से पहले नई सियासी बसात जो है वो बिछाई जाएगी। फ़र्ज़ करें अगर PTI ने ऐसे ही चलना है, इसी तरह एक मजबूत ग्रोह रहना है तो फिर ज़ाहिर है उसके मुकाबले में नून की जो मजबूती है वो कितनी होगी उसको चेक करना होगा। और अगर PTI ने कमज़ोर होना है, उसके अंदर मज़ीद ग्रुप बंदी होनी है जिसका इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता, तो वो किस
जो है वो किस तरफ बैठेगी वो, और फिर क्या तरीन ग्रुप उनके साथ जाएगा, तरीन ग्रुप जो है वो क्या अलग रहेगा, तरीन ग्रुप जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ कोई सिलसिला जुम्बानी करेगा, नून के साथ करेगा, पीटीआई के साथ ही जुड़ा रहेगा, कि ये सारे अभी ज़ाहिर है सवालों के जवाब जो है अगले आने वाले दिनों में पता चलेंगे। पाकिस्तान में आप लंबी चौड़ी प्रेडिक्शन कर नहीं सकते कि क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि कभी कभी खुद भी सरप्राइज मिल जाता है प्रेडिक्शन करने वालों को भी। पीएमएलएन में जो वाज़े कैंप नजर आ रहे थे, इनके बीच में जो गैप है वो ब्रिज हो रहा है या बढ़ रहा है इस वक्त? देखिए मारिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इवेंट्स ओवरटेक कर लेते हैं। कोई भी पॉलिसी हो, अगर इवेंट हो जाए तो इवेंट के बाद पॉलिसी सब कुछ बदल जाता है और हालात फिर उस इवेंट के बाद के मुताबिक चलने शुरू हो जाते हैं। और जहाँ तक नून की है, नून भी असल में किसी ऐसे ही इवेंट की तलाश में है कि कोई ऐसा इवेंट जिसमें उन्हें कुछ रिकन्सिलिएशन के बदले में कुछ मिल जाए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए तो फिर कोई रास्ता निकले, और अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिकन्सिलिएशन नहीं होनी तो फिर नवाज शरीफ की ज़ाहिर है पॉलिसी चलेगी, और चाहे उसके जो भी नुकसानात हों फिर तो ज़ाहिर है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस पॉलिसी पे चलने के अलावा। तो जमात का ज़्यादा बड़ा हिस्सा क्या चाहता है कि नवाज शरीफ साहब की ही पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए, या जमात में जो ज़्यादा प्रिवेलिंग राय है वो ये कि शहबाज साहब को काम करने देना चाहिए, जो उनके वहाँ पे ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियंस हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी जमात के, जो पुराने नून लीगी हैं? देखिए, जो दो बड़ी वाज़े तौर पर ग्रुपिंग है, जो पार्लिमानी ग्रुप के लोग हैं, वो जो इलेक्टेबल्स हैं, वो जो इलेक्ट होकर बैठे हुए हैं, वो तो ये चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन का कोई रास्ता निकले और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हम दोबारा इक़्तिदार में आएँ। दूसरी तरफ जो वर्कर हैं, जो स्ट्रीट में के लोग हैं, वो नवाज शरीफ के बयानिए को पसंद करते हैं और वो जिस तरह चैलेंज करते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, ये चीज़ उन्हें पसंद है। सही, बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। परवेज़ इलाही साहब की साथ मुलाकातें थी, जरदाई साहब की, उस हवाले से बात की। इसके अलावा तरीन जो ग्रुप है वो क्या इस वक्त सोच रहा है, और पीएमएलएन जो है वो किसी बड़े इवेंट का गालिबन इंतज़ार कर रही है इसके बाद वो अपने मामलात जो हैं उनको किसी एक तरफ लेके जा सके। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर कंक्लूडिंग नोट होगा। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक कैसे दिया जाए, शहबाज शरीफ साहब यानी पीएमएलएन ने एक नया फॉर्मूला पेश कर दिया है। ब्रेक के बाद पे बात होगी हमारे साथ। वेलकम बैक। समंदर पार पाकिस्तानियों को जो वोटिंग का हक देना है, इसके ऊपर कंसेंसस तो तमाम जमातों का है, लेकिन ये हक दिया कैसे जाएगा, इस तरीक़ेकार पे इख्तलाफ राय है। आज शहबाज शरीफ साहब ने नून लीग की तरफ से एक नई तजवीज़ दी, एक नया फॉर्मूला दिया है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को कैसे वोट का हक दिया जाए। वो कहते हैं जी कि कौमी असम्बली में 5 से 7 मखसूस नशिस्तें जो हैं और सेनेट में 2 नशिस्तें, इनकी नई तजवीज़ पेश कर दी है मुस्लिम लीग नवाज़ ने। समंदर पार पाकिस्तानियों को खुसूसी नशिस्त देने के लिए आइन की शिक 51, 59, 63C में तरमीम की ज़रूरत है। अब तक ये तो तय नहीं हो सका कि समंदर पार पाकिस्तानी वोट कैसे डालेंगे, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, इस पर डिसएग्रीमेंट है। मगर मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी ने ओवरसीज़ के लिए मखसूस नशिस्तों की एक तजवीज़ जो है इसको पेश किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के इस्तेमाल पर आपको याद करा दें कि इलेक्शन कमीशन की 2010 में पेश की गई सिफारिशात भी हैं, उन पर अभी तक अमल नहीं हो सका। तो 11 साल तो ऐसे ही मतलब बीच में गुजार दिए, और ना ही ओवरसीज़ की वोटिंग के लिए 2017 में तैयार होने वाले नादरा के सॉफ्टवेयर का पायलट टेस्ट किया गया है। बहुत सारे लोग नहीं जानते 2010 में जो इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात थी वो क्या थी, आपको दोबारा याद कराई देते हैं। वो कुछ यूँ थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और गिनती की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा, मगर इस टेक्नोलॉजी को कौमी सतह पर अपनाने से मुतालिक हतमी फैसला ज़ेरे इल्तवा रहेगा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का फ़ायदा ईवीएम कमेटी के मुताले और मुशावरत के ज़रिए ही लगाया जा सकता है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और गिनती के हल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के ज़रिए इसका मुनासिब और मुकम्मल जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट 2011 के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान किया जा सकता है। इमेजिन 2010 में कहा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल, मैनेजमेंट और नताइज मुरतब करने का सिस्टम, पायलट प्रोजेक्ट करवाना मुकम्मल इंतखाबी दायरा इख्तियार में है। बल्दियाती इंतखाबात में कम से कम सरमायाकारी में एक या एक से ज़ायद यूनियन काउंसिल में पायलट प्रोजेक्ट का अच्छा मौका फराहम होगा। इलेक्शन कमीशन को ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीदारी के लिए अमल शुरू कर देना चाहिए है,
जिसके लिए कोटेशन की दरखास्त जारी की जानी चाहिए। ये 2010 में इलेक्शन कमीशन जो है ये रेकमेंड कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के पायलट मंसूबे में आसानी पैदा करने के लिए फौरी तौर पर ज़रूरी कानून साजी की ज़रूरत है। पायलट प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर्स के साथ जामे मुशावरत होनी चाहिए और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से मुतालिक वोटर्स का रद्द-ए-अमल जानने के लिए अवामी सर्वे भी शामिल किया जाए। पायलट प्रोजेक्ट के इनेकाद और तमाम जायजे और सर्वे मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन स्टेक होल्डर्स के साथ पायलट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल करे ताकि इस्तेमाल के बारे में अगले इक़दामात का तयन किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सप्लायर पाकिस्तानी सनत के साथ काम करे ताकि वोटिंग मशीनों की मुकामी पैदावार की जा सके जो मजीद पायदार और सस्ता हल होगा। मुकामी हाईटेक यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों को रिसर्च और डेवलपमेंट के इनेकाद के लिए हौसला अफजाई की जानी चाहिए ताकि मुकामी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डिज़ाइन की जाएं। इसी दौरान जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल की मजीद तहकीक की जा रही है तो पाकिस्तान में मौजूदा बैलेट पेपर सिस्टम के मयार को बेहतर बनाया जाना चाहिए है और बैलेट पेपर्स की सिक्योरिटी खसूसियात में इजाफा किया जाना चाहिए। तो 2010 की इस रिपोर्ट के दरमियान और आज के दरमियान कितने ही इलेक्शंस हुए हैं, कितने ही बाई इलेक्शंस हुए हैं, रिफॉर्म्स का अगर कोई रोड मैप दिया भी जाता है तो उसको फॉलो अप नहीं किया जाता। तो ख्वाहिश तो है लेकिन तरीका क्या क्या है, इसको बैठ के सियासी जमातों को खुद ही हल करना होगा। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।